स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डे 41 डेली मेंस क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, जिसमें हम डे 41 डेली मेंस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ आपको और बता दूँ कि दर्पण सिविल सर्विसेज के अंतर्गत दो प्रोग्राम और चलाए जा रहे हैं, जिसमें पहला है MPPSC प्री के 25 क्वेश्चन सुबह दिए जाते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। और इसके वीडियो लेक्चर विथ राइटिंग डिस्कशन भी उपलब्ध कराया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, और व्हाट्सएप, इंस्टा, FB और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा है इकोनॉमिक्स की क्लास। इकोनॉमिक्स की प्रॉपर न्यू सिलेबस के अंतर्गत क्लास चलाई जा रही है यूट्यूब पर, जिसके यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं डे बाय डे, तो उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो अब हम शुरू करते हैं डे 41 डेली मेंस क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिए गए थे। तो 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहला है बैगज कोई अभिलेख, दूसरा है इनाम गांव, तीसरा शिशु नागवंश, चौथा हेरोडोटस, पांचवा है मृत्युश पुराण। इस तरह से हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन दिए गए थे। 5 नंबर के क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें पहला है प्राचीन काल में प्रचलित मूर्ति कला की 2 शैलियाँ मथुरा एवं गंधार कला में अंतर स्पष्ट करें। और दूसरा क्या है, क्या गुप्त काल को स्वर्णयुग की संज्ञा दी जा सकती है, इसका मूल्यांकन करना था, है ना। और तीसरा क्या है, मगध के उत्कर्ष में चाणक्य का योगदान स्पष्ट करें। तो इस तरह से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन दिए गए थे। इसी प्रकार हमारे दिए गया था 11 मार्क्स का क्वेश्चन। 11 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें दिया गया था प्रथम नगरीकरण एवं द्वितीय नगरीकरण में तुलना प्रस्तुत करें। प्रथम नगरीकरण एवं द्वितीय नगरीकरण में तुलना प्रस्तुत करें। तो ये हमारे होते हैं डे 41 डेली मेंस क्वेश्चन थे, जिनके आंसर में अब हम चलते हैं। ये है हमारे डे 41 डेली मेंस आंसर। तो इसमें पहला क्वेश्चन का आंसर दिया गया है बैगज कोई अभिलेख, जो दिया गया था बैगज कोई अभिलेख। तो इसमें हम 3 मार्क्स में लिखना है, जिसमें 10 शब्द ही लिख सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास 2 लाइनें हैं। तो इनमें हम मेन पॉइंट ही लिखेंगे जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला है मध्य एशिया से प्राप्त अभिलेख। ये मध्य एशिया से प्राप्त अभिलेख है। इसका समय क्या है, 1400 ईसा पूर्व है। वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र का नाम मिलता है। ये मध्य एशिया में मिला है। इसका समय क्या है, 1400 ईसा पूर्व है। और इसमें वैदिक देवताओं जैसे मित्र, वरुण, इंद्र का नाम मिला है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था इनाम गांव। ये क्या था, तो ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल था। इसका क्षेत्र कहाँ है, इसका क्षेत्र महाराष्ट्र में है। यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। यहाँ से क्या मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है ना। शिशु नागवंश इसका संस्थापक कौन था। पहले हम इसमें संस्थापक लिखेंगे कि ये इसका संस्थापक कौन था। इसका संस्थापक था शिशुनाग। इसका संस्थापक कौन था, शिशुनाग। इसकी राजधानी वैशाली थी। और प्रमुख शासक इसका कौन था, प्रमुख शासक कालाशोक, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कालाशोक के शासन काल में उसी ने आयोजित कराया था, है ना। तो ये हमारा हुआ शिशु नागवंश, जिसे हम 3 मार्क्स में इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और चौथा क्या दिया था, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस कौन था, एक यूनानी इतिहासकार और लेखक भी था, है ना। इतिहास का पिता कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता। इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। तो इस तरह से हम 3 मार्क्स में हेरोडोटस को इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। और 5वां क्वेश्चन क्या था, मत्स्य पुराण। क्या था, मत्स्य पुराण। तो इसे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। ये सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी यहीं से मिलती है ना। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है मत्स्य पुराण, है ना। अब ये तो हमारे हो गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जिनका हमें आंसर लिखना था। तो उनका आंसर लगभग इसी तरह से लिखा जा सकता है। अब हम चलते हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे उनमें। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन काल में प्रचलित
मूर्तिकला की 2 शैलियाँ मथुरा एवं गांधार कला में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर को हमें आधार बनाकर लिखना है ना? अंतर एक आधार बनाना है हमें और फिर दोनों दोनों का नाम लिखना है और इसके बाद उसका अंतर स्पष्ट स्पष्ट तरीके से लिखना है। तो पहला क्या है? उद्भव। उद्भव हेलेनिस्टिक कला से। हेलेनिस्टिक कला जो यूनान में ईरान की थी, है ना? ईरान से आई हुई थी, वो उसी कला से इसका उद्भव हुआ। और मथुरा कला भारतीय देशी शैली से इसका उद्भव हुआ मथुरा कला का। कौन से पत्थर प्रयोग किए थे किस शैली में? तो प्रयोग पत्थर काले स्लेटी पत्थर गांधार कला में और लाल बलुआ पत्थर मथुरा कला में प्रयोग किए जाते थे, है ना? इसका क्षेत्र कहाँ था? तो सॉरी, थर्ड नंबर का है प्रधानता। प्रधानता इसमें क्या थी? गांधार कला में भौतिकता की प्रधानता होती थी, भौतिकता को ज़्यादा प्रधानता होती थी उसकी। और मथुरा कला में भौतिकता और आध्यात्मिकता की भी, इसमें दोनों की ही प्रधानता होती थी। और दोनों का क्षेत्र क्या था? चौथे नंबर पर जो दिया गया है, तो भारत का उत्तर पश्चिमी जो भाग था, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग था, जैसे ये भारत हमने बना लिया, तो यहाँ का इसका ये वाला भाग, ये हमारा कौन सा था? ये हमारा गांधार कला यहाँ पास होता था। और मथुरा कला मथुरा के आसपास, मतलब यहाँ पास लगभग ये क्षेत्र आ जाएगा मथुरा कला का। तो हम इसे क्षेत्र भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी स्पेस नहीं थी कि हम क्षेत्र भी प्रेजेंट करें। लेकिन ये जब क्वेश्चन आता है इंडिविजुअली 5 मार्क्स का या फिर 11 मार्क्स में, तो हम चित्र बना सकते हैं, है ना? तो ये मथुरा के आसपास था। और प्रभामंडल गांधार कला में सादा होता है और मथुरा कला में अलंकृत होता है। और लक्षण क्या थे? तो गांधार कला यथार्थवादी शैली है। कैसी शैली है? यथार्थवादी शैली है। और मथुरा कला आदर्शवादी शैली है। मथुरा कला कैसी शैली है? आदर्शवादी शैली है। और गांधार कला यथार्थवादी शैली है। इसका विस्तार मतलब किस किस धर्मों में, किन किन धर्मों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं उस हिसाब से। तो विस्तार अधिकतर बौद्ध धर्म में था। गांधार कला का अधिकतम विस्तार जो था वो बौद्ध धर्म में था। और मथुरा कला का अधिकतम जो विस्तार था वो हिंदू बौद्ध जैन तीनों में ही था, है ना? तो गांधार कला का सिर्फ बौद्ध धर्म था और मथुरा कला का बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों में ही था। तो इस प्रकार होता है हमारा 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था? दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, क्या गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा सकती है? मूल्यांकन करें, है ना? तो गुप्त काल, इसमें जो आंसर लिखा हुआ है, जिसे पहले हम इंट्रो बना करके लिखेंगे। पहले हम इंट्रो लिखते हैं, फिर हम इसका मेन बॉडी लिखते हैं और फिर इसके क्या लिखते हैं? कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन तीनों चीज़ें लिखते हैं, लेकिन 5 मार्क्स में कभी मतलब हमारे पास जगह नहीं बचती है, स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इसका कंक्लूजन लिख सकें। तो हमें इसे इंट्रो और बॉडी में ही लिखना है ना? तो हम इसे कैसे, पहले इंट्रो एक लाइन का लगभग दे देंगे। गुप्त काल 3वीं से 6वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा, है ना? हमने उसका समय काल बता दिया कि 3वीं से 6वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा, है ना? अभी इसको एक तरफ दी भी जा सकती है, एक बार नहीं भी दी जा सकती है। तो हम इसको इस तरह से बनाकर लिखेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा, पहला है दी जा सकती है और दूसरा है नहीं दी जा सकती। दोनों के ही कारणों को हम इसमें लिखेंगे। तो जब दी जा सकती तब क्या क्या कारण होंगे? तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ था, है ना? सांस्कृतिक चीज़ें वहाँ उभर कर आई थी, है ना? वहाँ सांस्कृतिक पुनर्जागरण, फिर से संस्कृति आने लगी थी। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ था, इसलिए हम उसको कह सकते हैं स्वर्ण युग। दूसरा, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, है ना? और तीसरा, 300 साल बाद राजनीतिक एकीकरण हुआ था। 300 सालों बाद, कई सालों बाद, जब मौर्य काल के बाद राजनीतिक एकीकरण हुआ था। तो इस वजह से हमें इसे क्या कह सकते हैं? स्वर्ण युग की संज्ञा दे सकते हैं ना? और जो चौथा दिया हुआ है, कला साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। कला साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। तो इन सभी कारणों से हम इसको क्या कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा सकती है ना? स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन एक तरफ है कि नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती है? तो इसका पहला था, धार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार कम हुए। जितना स्वर्ण युग कहे जाने के लिए पर्याप्त है, उतने सुधार इसमें कम हुए थे। इस वजह से हम इसको स्वर्ण युग की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, है ना? और दूसरा क्या था? महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी थी, है ना? उनकी स्थिति लगातार बदतर होती जा रही थी।
तो इसलिए भी हम नहीं दे सकते हैं। और तीसरा क्या है, वर्ण व्यवस्था कठोर, क्योंकि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था और उसी की मान्यता है ना, कि वर्ण व्यवस्था का पालन करना, इसलिए वो वर्ण व्यवस्था क्या हो रही थी, कठोर होती जा रही थी। और चौथा क्या है, अब अस्पृश्यता में बढ़ोतरी हुई है ना। तो ये इन सब वजहों से जब ये सभी वजहें आती हैं तो इसको हम स्वर्णयुग की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इस उत्तर को लिख सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं ना, कि दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। तो ये तो हमारा हुआ 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, मगध के उत्कर्ष में चाणक्य का योगदान, है ना, स्पष्ट करें। मगध भारत के पूर्व में स्थित एक जनपद था। भारत के पूर्व में स्थित, भारत जैसे हम लोगों ने बनाया है ना, आपने सबसे पहले जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो मगध को ही पढ़ते हैं ना। सॉरी, है ना, जैसे कि हमने भारत बनाया, ये भारत है ना, तो भारत के पूर्व में मगध था, है ना, यहाँ पास ये क्या था, यहाँ पास मगध था, है ना। तो भारत के पूर्व में मगध एक जनपद था, है ना, महाजनपद था, जिसका बाद में उत्थान होता है, बाद में इसका उत्थान होता है ना। तो इसमें चाणक्य का क्या योगदान था, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि चाणक्य का मगध के उत्कर्ष में क्या योगदान था। तो पहला तो योगदान यही था कि सप्तांग सिद्धांत, उन्होंने राजनीति शास्त्र की एक बुक दी थी, अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र जो राजनीति शास्त्र रिलेटेड है ना। तो इन्होंने अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया था, जिसमें राजा के अंग एवं कार्य स्पष्ट किए थे। उन्होंने शरीर के साथ अंगों की तुलना, है ना, शरीर के साथ अंगों के जैसे ही राज्य को बताया, राज्य के अंगों को बताया था और उनके कार्यों को स्पष्ट किया था। जब उनके कार्य स्पष्ट होंगे, है ना, और उनके अंग स्पष्ट होंगे तो राज्य को चलाने में, है ना, उसकी रणनीति बनाने में ज़्यादा स्पष्टता आएगी, है ना। तो पहले तो सप्तांग सिद्धांत दिया था उन्होंने, जिससे है ना जिसमें मगध के उत्कर्ष में काफ़ी योगदान मिला, है ना। दूसरा क्या था, चाणक्य की मित्र एवं शत्रु के प्रति नीति, मित्र के प्रति क्या नीति होनी चाहिए और शत्रु के प्रति क्या नीति होनी चाहिए, उसका भी उन्होंने सिद्धांत दिया था, है ना। तो इस वजह से भी चाणक्य मगध के उत्कर्ष में काफ़ी योगदान निभा पाए, है ना। और तीसरा क्या था, चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई सलाहें। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कई सलाहें जो है सलाह चंद्रगुप्त मौर्य को देते थे, है ना। तो उस वजह से ये जो राजनीतिक सलाह देते थे, तो उनकी सलाहों की वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ, है ना। उन्होंने जैसी रणनीतियाँ बनाई, जैसा उन्होंने सलाह दी, उस तरह से, है ना, उस वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ। चाणक्य का घनानंद से बदला लेने का प्रतिशोध, है ना। चाणक्य पहले घनानंद के दरबार में रहते थे, परंतु किसी वजह से उनकी वहाँ घोर बेइज्जती हुई, जिस वजह से वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गए थे। तो घनानंद से वो बदला लेना चाहते थे, उनमें प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी, तो वो उनसे बदला लेना चाहते थे। तो वो क्या करना चाहते थे कि मगध का उत्कर्ष जो हुआ तो घनानंद का साम्राज्य क्या होगा, वो खुद से ही नष्ट हो जाएगा, है ना, पतन की ओर बढ़ने लगेगा। तो इस वजह से वो बदला भी लेना चाहते थे, तो इस वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ, है ना। तो मगध के उत्कर्ष में चाणक्य का योगदान इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 5 मार्क्स में, है ना। तो ये तो हमारा हुआ 5 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 11 मार्क्स का जो पहला एक क्वेश्चन दिया गया था उस पर चलते हैं, है ना। तो ये 11 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन था, प्रथम नगरीकरण एवं द्वितीय नगरीकरण में तुलना प्रस्तुत करें, है ना। तो भारतीय इतिहास में पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ प्रथम नगरीकरण क्या था और द्वितीय नगरीकरण क्या था, है ना। प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण। तो प्रथम नगरीकरण वो था, प्रथम नगरीकरण जैसा कि हमने जानते हैं, हमारे देश की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी हमारी पहली नगरीय सभ्यता। और द्वितीय नगरीकरण क्या था, द्वितीय नगरीकरण जब हम लोगों ने 6वीं शताब्दी में जब काशी शहर, है ना, और बनारस, वाराणसी, है ना, ये सब जब शहर विकसित होने लगे थे, यातायात के साधन बहुत ज़्यादा विकसित होने लगे थे, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण कहते थे। उसी समय पे मगध का उत्कर्ष हो रहा था, है ना। तो ये सब क्या था, ये द्वितीय नगरीकरण। तो प्रथम नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण अब तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना।
तो हम इसे किस प्रकार तुलना हमको लिखना है तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारतीय इतिहास में पहले हम प्रथम नगरीकरण के बारे में लिखेंगे। 2350 से 1750 ईस्वी के कालखंड हड़प्पा सभ्यता का है ना। तो हमने समय बता दिया कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व का कालखंड जो है हड़प्पा सभ्यता का है, जिसे प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। जिसे क्या क्या कहा जाता है, प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। वहीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल को, है ना। प्रथम एवं द्वितीय नगरीकरण में तुलना निम्न है, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो पहला समानता की जब हम तुलना लिखते हैं तो उसमें सब समानता असमानता दोनों ही लिखते हैं ना। तो पहले हम असमानता की बिंदु लिखेंगे कि समान क्या क्या चीज़ें थी, है ना। तो समानता के बिंदु में दोनों ही नगरीकरण में कृषि उन्नत अवस्था में मिलती है। दोनों ही नगरीकरण में कृषि जो थी उन्नत अवस्था में मिलती है। कृषि अधिशेष के साक्ष्य मिलते हैं। दोनों में ही व्यापार, सेकंड नंबर का क्या है, दोनों में ही व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, है ना। तो पहले में तो कृषि उन्नत थी और दूसरा क्या था, दूसरा व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, है ना। तीसरा क्या है, दोनों ही नगरीकरण में आर्थिक आधार मजबूत था। दोनों ही नगरीकरण में क्या था, आर्थिक आधार मजबूत था। तो ये हमारी हो गई समानताएं हम 3 बिंदु में दे दिए, है ना। अब हमको तुलना के अंतर्गत लिखनी है असमानताएं, है ना। तो असमानताएं हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये आगे देखते हैं। हाँ, तो असमानता के बिंदु में हम असमानता जब भी लिखते हैं, असमानता या अंतर लिखते हैं, तो हम उसे आधार बनाकर लिखते हैं। तो हम इसमें भी आधार बनाएंगे। तो आधार हमने बनाया, जैसा पहली चीज़ हमने क्या लिखी, भौगोलिक क्षेत्र, है ना। भौगोलिक क्षेत्र प्रथम नगरीकरण का क्या था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, सिंधु नदी घाटी, है ना। सिंधु नदी घाटी के में सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, विकसित हुई थी। और द्वितीय नगरीकरण गंगा नदी घाटी, ये गंगा नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र में हो गया। दूसरा युग, तो ये कांस्य युग था और ये लौह युग था। ये कौन सा युग था। अब हम कालखंड लिखेंगे। तो कालखंड सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व था। और द्वितीय नगरीकरण में 600 ईसा पूर्व था, 600 ईसा पूर्व, है ना। अब मोहर और सिक्के, मोहर सिक्के में क्या होगा, प्रथम नगरीकरण में कांस्य के बनाए जाते थे और द्वितीय नगरीकरण में किसके बनाए जाते थे, चांदी के बनाए जाते थे, है ना। समयावधि लगभग 600 वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता रही, मतलब प्रथम नगरीकरण रहा। और ये जो द्वितीय नगरीकरण था वो अधिक समय तक रहा। और शहरीकरण कैसा था, परिपक्व स्थिति में जो सिंधु घाटी सभ्यता में थे वो परिपक्व स्थिति में और अति विकसित थे, है ना। लेकिन द्वितीय नगरीकरण में क्या था, धीमी गति से विकसित होते शहर, धीमी गति से जो विकसित हो रहे थे शहर, है ना। और इसमें क्या थे, परिपक्व स्थिति में थे और अति विकसित थे। निर्माण सामग्री, तो भवनों का निर्माण किस तरह पर किया गया था, तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। पक्की ईंटों का प्रयोग भवनों के निर्माण में किया गया था। और द्वितीय नगरीकरण में क्या था, द्वितीय नगरीकरण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। द्वितीय नगरीकरण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कृषि अत्यंत उन्नत अवस्था में थी, परंतु द्वितीय नगरीकरण में कम उन्नत, मतलब अपेक्षाकृत कम उन्नत अवस्था में थी, है ना। व्यापार का क्या था, व्यापार मुख्यतः विदेशी व्यापार था, है ना, मुख्यतः विदेशी व्यापार था। और ये मेसोपोटामिया से होता था। और जो द्वितीय नगरीकरण था उसमें क्या था, इसमें मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया से होता था, मध्य एवं दक्षिण एशिया से होता था, है ना। मतलब ये कुल मिला के एशिया में ही होता था, लेकिन ये एशिया से बाहर भी होता था, है ना। इसमें समाज क्या था, प्रथम नगरीकरण में मातृ सत्तात्मकता, आप सभी ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, है ना। और जो द्वितीय नगरीकरण था ये प्रतिसत्तात्मक था। और जो हमारा 11 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है, प्रभुत्व। तो प्रथम नगरीकरण में व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व था और द्वितीय नगरीकरण में राजाओं का प्रभुत्व होता था। तो इस प्रकार से हमारा वो अंतर, अब हम इसका लिख देंगे क्या, इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो इस तरह पर मतलब इनका मिला जुला रूप लिखेंगे कि हम लास्ट में क्या कह सकते हैं निष्कर्षता रूप से। तो अतः दोनों ही नगरीकरण अपने समयकाल में अपनी अपनी विशेषता लिए हुई थी। मतलब दोनों ही नगरीकरण जो थे वो अपने अपने समयकाल में अपनी अपनी विशेषता लिए हुए थी। तो ये हमारा हुआ आज का डे 41 डेली आंसर डिस्कशन हुआ। और अब हम तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि आपको जब भी ये वीडियो अपलोड हो इस प्रकार की वीडियो, तब आप उन्हें देख सकें और अपनी तैयारी जारी रख सकें। तो इस प्रकार से आज का होता है और अब मिलते हैं डे 42 डेली मेंस आंसर के साथ।